स्टूडेंट, ज्योग्राफी में आपका जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन लेसन चल रहा था। और पिछली वीडियो यानी जो पार्ट 2 था इसका, उसमें हमने जनसंख्या का वितरण किया था कि भारत में कितनी जनसंख्या है और कहाँ कहाँ वितरित है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा, किस राज्य में सबसे कम। ये चीज़ें हमने की थी और पाया जाना था कि उसमें कि भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें जनसंख्या सबसे अधिक है, लगभग 20 करोड़ के आसपास है, और सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम है। वहीं हमने क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य देखा तो राजस्थान सबसे बड़ा था और गोवा सबसे छोटा था। और वहीं अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्र का अनुपात होता है ये। और इसमें हमने देखा था कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार 2011 के अनुसार बिहार सबसे आगे है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये हमने देख लिया था, कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। ठीक है, आज हम बात करेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो जनसंख्या वितरण को इफेक्ट करने वाले कारक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, जो लोग हैं वो हर जगह निवास नहीं कर सकते, कुछ उपयुक्त चुनिंदा स्थान होते हैं उनके। ठीक है, जहाँ की जलवायु हो गया, जहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हो गई। ठीक है, बहुत सारे कारक हैं जो उनके बसाव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो हर जगह लोग नहीं रह सकते, उपयुक्त परिस्थितियों में ही, अनुकूल जलवायु में ही रह सकते हैं, तो वो उपयुक्त स्थान बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के घनत्व को या जनसंख्या वितरण को इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 समूहों में बांटा है इन्होंने, 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है भौतिक कारक, दूसरा है सामाजिक और आर्थिक कारक, तीसरा है जननांकीय कारक। ठीक है, भौतिक कारक में क्या क्या आते हैं? ठीक है, पहले हम भौतिक कारकों की बात करेंगे। देखिए, इसने बिल्कुल शॉर्ट में दे रखा है, हम थोड़ा डीपली भी करते चलेंगे इसको। तो भौतिक कारक बात करते हैं। भौतिक कारक में ऊंचावच यानी ऊंचाई, जलवायु, मृदा तथा खनिज संसाधनों की सुलभता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक। ऊंचावच यानी जितने हाइट पे एरिया होगा उतनी कम जनसंख्या निवास करेंगे, मैदानी इलाके में और ठीक रहेगा। ठीक है, जलवायु जहाँ ना ही ठंडी जलवायु ना ही गर्म, यानी कि जो अनुकूल सम जलवायु होगी वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। रही मृदा की बात, जिन इलाकों में मृदा उपजाऊ होती है, ठीक है, कृषि के लिए उपयुक्त होती है, मैदानी इलाका होता है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। और इसके अलावा जो खनिज संसाधन हैं, जितने अधिक आर्थिक दृष्टि से उपयोगी खनिज होंगे उतनी ही अधिक वहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी। तो भौतिक कारकों में ऊंचावच, जलवायु, मृदा तथा खनिज संसाधनों की सुलभता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख भौतिक कारक हैं। फिर है पर्याप्त वर्षा प्राप्त करने वाली अथवा सुविकसित सिंचाई की सुविधाओं वाली गहरी उपजाऊ समतल भूमि पर प्राय सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है, जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती हो, जहाँ पर अच्छी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो, वहाँ की उपजाऊ समतल भूमि पर जनसंख्या सघन पाई जाती है, यानी जनसंख्या अधिक निवास करती है। यह इन्हीं कारकों का असर है कि उत्तर भारत के मैदानों, यही कारण है, उपजाऊ मिट्टी और अच्छी सिंचाई का ही कारण है कि भारत के उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत के मैदानों में, डेल्टाई क्षेत्रों में और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, इसके अलावा हिमालय हो गया, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि मैदानी इलाकों में, जो उत्तर भारत का मैदान है, डेल्टाई इलाके हैं, तटीय मैदान है, वहाँ पर जनसंख्या दक्षिण भारत के जो मध्य इलाके हैं, उच्च पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ की तुलना में अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है सामान्यतः उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र तथा जल विहीन रेतीली व पथरीली भूमि जनसंख्या के जमाव को प्रोत्साहित नहीं करती, वहाँ पर जनसंख्या कम रहना चाहेंगे। ठीक है, फिर भी सिंचाई के विकास से, जहाँ पर रेतीली भूमि राजस्थान के अंदर है, लेकिन सिंचाई के विकास से राजस्थान, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता जैसे झारखंड के अंदर, और परिवहन तंत्र के विकास प्रायद्वीपीय राज्य के अंदर, इनकी वजह से उन क्षेत्रों में जहाँ कभी जनसंख्या कम पाई जाती थी वहाँ भी अब मध्यम से उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्यों? राजस्थान में सिंचाई की सुविधा होने से,
जो हमने पश्चिमी राजस्थान नहर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसके विकास से तो राजस्थान में भी जनसंख्या थोड़ी बहुत बढ़ने लगी है, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या अब बढ़ रही है। इसके अलावा खनिज व ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, झारखंड है आपका पठारीय भाग है, कृषि तो वहाँ पर होती नहीं, लेकिन वहाँ पर खनिज संसाधन अच्छे पाए जाते हैं, इसलिए जनसंख्या अधिक है। इसके बाद दक्षिण भारत में उबड़ खाबड़ एरिया है, पठारीय भाग है, लेकिन वहाँ पर परिवहन साधनों का अधिक विकास हुआ है, इसलिए जनसंख्या वहाँ पर क्या है, अब अधिक है। पहले वहाँ पर कम होती थी, लेकिन अब मध्यम से उच्च जनसंख्या घनत्व वहाँ पर पाया जाता है। तो ये तो थे फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो भौतिक कारक है उनके, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक आर्थिक कारकों की, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में, सामाजिक आर्थिक कारकों के बारे में। तो मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों, प्रौद्योगिकी ज्ञान तथा सामाजिक संगठनों के माध्यम से भौतिक दशाओं को अपने हित अथवा पक्ष में बदलने का प्रयत्न किया है। तो मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से, अपनी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी ज्ञान कह लो या टेक्नोलॉजी कह लो, तो सामाजिक संगठनों के माध्यम से जो भौतिक दशाएं हैं उनको भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की है या बदलने का प्रयत्न किया है ना। फॉर एग्जांपल, अब बिल्कुल गर्मी है तो हमने एसी का आविष्कार कर लिया है ना, ठंडा हो गया है, ठंड के लिए, ठीक है। और वहीं अगर बिल्कुल ठंड है जहाँ पर, उन इलाकों में हमने हीटर का आविष्कार कर लिया है ताकि गर्मी हो जाए। तो ये कह रहा है भौतिक कारकों को अपने हित में बदलने का प्रयत्न लोगों ने किया है, किसके दम पर, प्रौद्योगिकी के दम पर, ठीक है। विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पोषण क्षमता अलग अलग पाई जाती है। अर्थव्यवस्था अलग अलग टाइप की होती है, कहीं पर प्राथमिक क्रियाकलाप, कहीं पर द्वितीय, कहीं पर तृतीय क्रियाकलाप पर आधारित होती है। तो हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो पोषण क्षमता होती है वो अलग अलग पाई जाती है। उदाहरणतः द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों की तुलना में प्राथमिक क्रियाकलापों की पोषण क्षमता प्राय कम होती है, ठीक है। यही कारण है कि अत्यधिक नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक उच्च घनत्व पाया जाता है। कि प्राथमिक क्रियाकलापों में पोषण का मतलब होता है आय का स्तर से, ठीक है, ध्यान रखना, पेट भरने के लिए नहीं, कृषि तो वहीं से होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है आय के स्तर के आधार पर बता रहा है। तो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में आय ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो नगर है, नगरों में द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप भी होते हैं, तो नगर जनसंख्या के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहते हैं, नगरों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो यही कह रहा है, यही कारण है कि अत्यधिक नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक उच्च घनत्व पाया जाता है। कोलकाता और औद्योगिक क्षेत्रों में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो कोलकाता और उसके औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक उच्च घनत्व पाया जाता है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अन्य महानगर, इस प्रकार के क्षेत्रों के कुछ विशेष उदाहरण हैं जहां पर द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप ज़्यादा होता है, इसलिए जनसंख्या वहां पर अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप की पोषण क्षमता अधिक होती है। इसी प्रकार अधिक उपज देने वाले फसलों की खेती करने वाले जिलों में भी जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। जहाँ पर खेती अच्छी होती है, अधिक उपज देने वाले बीजों की खेती होती है, वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषि अच्छी होती है, अधिक उपज प्राप्त होती है, तो पोषण क्षमता यहाँ की अधिक होती है, वहन क्षमता अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी आपको अधिक देखने को मिलेगी। ये तो था सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक, ठीक है। अब हम बात करते हैं जननांकिकीय कारकों की, ठीक है। तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जननांकिकीय कारक 3 हैं, ठीक है। प्रजनन दर, जिसको हम जन्म दर भी कहते हैं, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। पहले इन तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। जन्म दर या प्रजनन दर क्या होती है? देखिए, प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। यानी कि किसी विशेष वर्ष के दौरान, ठीक है, किसी निश्चित वर्ष में या किसी विशेष वर्ष में 1000 जनसंख्या के अंदर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी? जन्म दर। और मृत्यु दर क्या हो जाएगी? 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। 1000 जनसंख्या में मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी? मृत्यु दर कहलाएगी। और प्रवास आपको पता ही है, माइग्रेशन, ठीक है, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाता है, ठीक है। प्रवास के अंदर 2 चीज़ें जरूरी होती है, एक तो स्थान में परिवर्तन होना, स्थान में का परिवर्तन हो जाएगा, और दूसरा कुछ भौगोलिक दूरी होना, ठीक है। तो प्रजनन दर अधिक और मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या की वृद्धि होती है। प्रजनन दर अधिक यानी जन्म ज़्यादा हो, जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, मर कम रहे हो। अब आपको पता ही है, तो पैदा ज़्यादा होंगे बच्चे और मर कम रहे होंगे तो जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। पैदा 10 हो रहे हैं, मर 5 रहे, तो जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये कह रहा है प्रजनन दर अधिक और मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या की वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ जाती है। आप्रवासन महानगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में विशाल जनसंख्या के केंद्रों का मुख्य कारण है।
कारक है। देखिए जो महानगर और औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर अप्रवास ने जनसंख्या बढ़ाई है। अप्रवास का मतलब प्रवास करके लोगों का आना, ठीक है। नगरों में जनसंख्या और औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या कैसे बढ़ रही है कि वहाँ पर लोग प्रवास करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं और नगरीय क्षेत्र होते हैं वो रोजगार के मुख्य बिंदु समझे जाते हैं। वहाँ पर व्यक्ति को कोई ना कोई रोजगार मिल जाता है, इसलिए लोग आकर्षित होकर उनकी तरफ प्रवास करते हैं। तो प्रवास के कारण महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो ये था जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये टेबल दे रखे इसमें कितनी कितनी जनसंख्या ये दिखा रखा है, कितनी जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जनसंख्या घनत्व रहेगा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे और भारत में कितना जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हमारा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे बता देना, ठीक है।